नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मिथुन चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा है कि मैं कोबरा हूं, पानी वाला सांप नहीं हूं, प्योर कोबरा हूं। विकास करते करते राजनीति का इतना विकास हो गया है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजनीतिक मंच पर मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा बताने में गर्व महसूस कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में आने के बाद सब पवित्र हो जाते हैं। यहां तो मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी से बीजेपी में आने पर खुद को कोबरा कह रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कई सारी अच्छी फिल्में की हैं, अच्छे अभिनेता भी रहे हैं और डांस करने की अदा पर मेरे अलावा न जाने कितने फिदा रहे हैं। मिथुन अपनी अच्छी फिल्मों से अपने लिए संवाद नहीं चुनते हैं, उन फिल्मों से चुनते हैं जिसे आमतौर पर बी ग्रेड या सी ग्रेड कहा जाता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने पर मिथुन कौन सा संवाद चुनते हैं उसके बजाय यह देखा जाना चाहिए कि उस संवाद से आज के चुनावी माहौल में कैसा संदर्भ बनता है। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा, गोखरो आमी। जब मिथुन कहते हैं कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूं, प्योर कोबरा हूं, यहां काटा और वहां आपकी छवि टंग गई, यह केवल ताली बजवाने का संवाद नहीं है, बल्कि यह संवाद टकराता है मिथुन की नई पार्टी के विरोध में खड़ी ममता बनर्जी से। बंगाल के भद्रलोक की भाषा शैली इस चुनाव में कहां तक गिर रही है, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार नोट करने लगे हैं। मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशाने। इस मंच पर मिथुन एक और फिल्मी संवाद दोहराते हैं कि मारबो ए खाने, लाश पोरबे शोशान। मतलब यहां मारूंगा तो लाश शमशान में मिलेगी। कोबरा, लाश, शमशान और मरने वाला फोटो बनकर टंग जाएगा। क्या ममता बनर्जी के विरोध के लिए मिथुन के पास यही सब रूपक है, संवाद है? क्या मिथुन को पता नहीं कि समाज में लोग किसी की मौत पर उसकी तस्वीर बेहद आदर से लगाते हैं? तस्वीर ही किसी की आखिरी स्मृति होती है। एक समय था जब लोग प्रधानमंत्री के सामने ऐसी भाषा बोलने से बचा करते थे, लेकिन अब आप बोल सकते हैं कि किसी को मारकर लाश में बदल दूंगा और उसकी लाश शमशान में मिलेगी। बीजेपी को ही इसका प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो लोग बीजेपी में आने के बाद कहने लगेंगे कि मिथुन तो कोबरा ही हैं, हम तो करैत हैं, गेहुअन है, धानुक है। कोबरा को किंग कोबरा कहा जाता है। 10 से 15 फीट लंबा होता है। वो अपने शरीर का 2/3 हिस्सा सीधा खड़ा कर लेता है, एक तरह से अपनी पूंछ पर खड़ा हो सकता है। इंसानों से बचता है, कतराता है। कोबरा का नाम सुनते ही या किसी दूसरे सांप को देखते ही इंसान मारने के लिए टूट पड़ता है कि कहीं ये कोबरा ना हो। इस कारण भी कोबरा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। जंगलों की कटाई तो कारण है ही। कोबरा जहरीले और विषैले सांपों को भी खा जाता है, गिरगिट से लेकर चूहे खाता है। दुनिया में अकेला सांप है जो घोंसला बनाता है और उसमें अंडे देता है, और जब तक सांप अंडे से बाहर नहीं आ जाता उस अंडे पर पहरा देता है। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2000 से 2019 के बीच 12 लाख लोग सांपों के काटने से मरे हैं। हर साल करीब 58,000 लोग सांपों के काटने से मर जाते हैं। ऐसे कोबरा से मिथुन अपनी तुलना करते हैं, जिसका अस्तित्व इन दिनों खतरे में है और जिसका गुण कुछ और है। बीजेपी मिथुन से कह सकती है कि हमारे दल के नेता और प्रधानमंत्री खुद को सेवक कहलाना पसंद करते हैं, आप प्लीज खुद को कोबरा ना कहें। आप एक राजनीतिक दल में आए हैं, जंगल किंगडम में नहीं कि मैं शेर हूं, मैं कोबरा हूं कहते फिरें। डू यू गेट माई पॉइंट? आमी तो सब समय बांग्ला कथा बोलते पाड़ी ना, किंतु माझे माझे एकटू इंग्रेजी बोली, बाजे कथा बोली ना। कोई शक भोजपुरी बोली ले, लेकिन हम सांप हई, कनगोजर हई, ये कौन भाषा हवे जी? बयान तो पुराना है, अप्रैल 2018 का, लेकिन पता चलता है कि राजनीतिक भाषण में सांप बिच्छू के आने की विकास यात्रा कहां से शुरू होती है। सारा विपक्ष आह्वान करता है एकत्रित आओ, एकत्रित आओ, एकत्रित आओ। मैंने एक वार्ता सुनी थी, जब बहुत बड़ी बाढ़ आती है, सारे वृक्ष, पेड़ पौधे पानी में बह जाता है, एक वट वृक्ष अकेला बच जाता है, तो सांप भी उस वट वृक्ष पर चढ़ जाता है, नेवला भी चढ़ जाता है, बिल्ली भी चढ़ जाती है, कुत्ता भी चढ़ जाता है, चीता भी चढ़ जाता है, शेर भी चढ़ जाता है,
क्योंकि नीचे पानी का डर है, इसलिए सब एक ही वृक्ष पर इकट्ठा होते हैं। ये मोदी जी की जो बाढ़ आई है ना, बाढ़, इसके डर से सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने तब कहा था, अब तो मिथुन ही खुद को कोबरा कह रहे हैं। चुनाव प्रचार से पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। चूंकि चर्चा सांप की हो रही है तो एक और खबर बीजेपी से ही संबंधित है, 2010 की है। हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी। कार्यक्रम स्थल पर सांपों के निकलने की घटना को देखते हुए पार्टी ने 2-2 सपेरे बुलाए थे। सपेरे बुलाने का यह बयान आप यकीन नहीं करेंगे किसका था। उस समय के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, जो इस वक्त बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं और मंच पर मिथुन को लेकर आए थे। जो नेता पार्टी को सांपों से बचाने के लिए सपेरे बुला रहे थे, वो एक ऐसे एक्टर को ले आए जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में खुद को कोबरा कहते हैं। शिव शंभो, शिव शंभो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया के स्तर पर भारत की परंपराओं को पहचान दिलाने में सेक्युलरिज्म सबसे बड़ा खतरा है। ध्यान हटाने का यह बेजोड़ टॉपिक है। लेकिन बहस में खोने से पहले यह सवाल भी कर लीजिए, क्या पेट्रोल और गैस का सिलेंडर सेक्युलरिज्म के कारण महंगा है? क्या बेरोजगारी सेक्युलरिज्म के कारण है? क्या आपके बच्चों को नौकरी सेक्युलरिज्म के कारण नहीं मिल रही है? क्या सेक्युलरिज्म के कारण अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल है? अब देखते हैं उस सिस्टम का हाल जो चाहे तो किसी को फंसाकर उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। पिछले दिनों हमने आपको ललितपुर के विष्णु तिवारी की कहानी बताई थी। बिना कसूर के बलात्कार के मामले में 20 साल जेल में रहना पड़ा। आज कहानी सूरत से है। फैसला गुजराती में है, इसलिए हमने इंडियन एक्सप्रेस के कमाल सैयद की रिपोर्ट और मुस्लिम मिरर में छपी रिपोर्ट की मदद ली है। इस तस्वीर में वो लोग हैं जिन पर 20 साल तक मुकदमा चला कि वे सिमी नाम के प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। शनिवार को सूरत के चीफ मजिस्ट्रेट एएन दवे ने 127 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। 20 साल पहले 27 दिसंबर 2001 को सूरत के राजश्री हॉल में मुसलमानों की शिक्षा के मसले पर एक सम्मेलन बुलाया गया। इस हॉल की बुकिंग ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड के तहत की गई, आरिफ माजिद मंसूरी के नाम से। आरिफ माजिद मंसूरी साजिद मंसूरी के भाई हैं। साजिद मंसूरी सिमी से जुड़े थे। सितंबर 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता सिमी को बंद करने की बात करते थे, मुद्दा बनाते थे। प्रतिबंध के बाद यह सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी। इन 127 लोगों में 2 राजस्थान से वाइस चांसलर थे, 4-5 प्रोफेसर थे, डॉक्टर, इंजीनियर और एक सेवानिवृत्त जज भी गए थे। ये लोग संविधान के तहत मुसलमानों के शिक्षा के अधिकार विषय पर जमा हुए थे और सिमी से जुड़े होने के आरोप में फंसा दिए गए। इन सभी को आतंकी कार्यवाही, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूएपीए की कई धाराएं लगा दी गई। पुलिस ने दावा किया कि सिमी के फॉर्म मिले हैं इनके पास से, ओसामा बिन लादेन की प्रशंसा करने वाले पर्चे मिले हैं। इन लोगों को 11 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। तब तक मीडिया में इनके खिलाफ ऐसा अभियान चला कि बहुतों की नौकरी चली गई। जो बिजनेस करते थे उनका बिजनेस खत्म हो गया। मौलाना अताउर रहमान वजदी साहब 86 साल के हैं, यूपी के सहारनपुर से इस फैसले को सुनने गए थे। 20 साल पहले 66 साल के थे और अब व्हील चेयर के सहारे चल रहे हैं। इस सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार से लोग गए थे। बाहर के राज्यों के आरोपियों को हर सुनवाई में आने की छूट तो मिल गई, लेकिन सूरत के लोगों को हर सुनवाई में जाना पड़ा। 7 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो ट्रायल कोर्ट के दवे साहब, उन्होंने ये हेल्ड किया कि कोई भी आरोपी 124 या 27 में कोई भी कलम 10 के मुताबिक सिमी का मेंबर नहीं था,
सिमी का मेंबर था ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ, उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है, उनके विरुद्ध कोई भी एविडेंस आया नहीं है। और दूसरा के सेक्शन 17 के नीचे, यूएपीए की सेक्शन 17 के नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन देनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की, वो वैलिड सैंक्शन नहीं थी। और सब तमाम वो पुरावे और वो दस्तावेज देखने के बाद आज ट्रायल जज ने सभी 127 आरोपियों को रिहा कर दिया है, उनको निर्दोष जाहिर कर दिया। अभी भी 5 लोग अन्य धाराओं के कारण इस केस में जेल में बंद हैं। फैसले के दिन 111 लोग मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक्सप्लेन खंड में इस केस पर और विस्तार से रोशनी डाली है। पुलिस का एक बयान था कि हमने रात में छापे मारे, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोगों के पास मोबाइल फोन थे जो उन दिनों बहुत कम लोगों के पास होते थे, कुछ लोगों ने सिम कार्ड ही निगल लिया। इस तरह के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने पाया कि सरकारी वकील की दलीलें भरोसे के लायक नहीं हैं कि ये लोग सिमी के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सूरत में जमा हुए थे। सरकारी वकील यह भी साबित नहीं कर सके कि ये लोग सिमी के सदस्य थे। जब अगस्त 2008 में साजिद मंसूरी को अहमदाबाद धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तब पुलिस ने कहा कि इसकी तलाश 2001 के सूरत केस से ही हो रही थी, ये फरार था। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी। तब इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया। एक्सप्रेस ने लिखा है कि गुजरात पुलिस के मौजूदा प्रमुख आशीष भाटिया उस वक्त सूरत के ज्वाइंट कमिश्नर थे। बाद में वे सीरियल धमाके की जांच से भी जुड़े। इस केस में सरकार की तरफ से लड़ने वाले वकील जगपुरुष सिंह राजपूत 2012 में बीजेपी के टिकट पर अहमदाबाद से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। इधर लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आतंक के आरोप में 127 लोगों को 20 साल मुकदमे झेलने पड़े हैं। इस केस से किसे राजनीतिक लाभ हुआ और किसे अपने करियर में लाभ हुआ, इसका हिसाब तब होगा जब राजनीति पर बात करने वाले लोग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि किसी को फंसा देना इस देश में इतना आसान क्यों है। जिस देश में आज भी अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया जाता हो, उस देश में ऐसी खबरों के लिए किसके पास वक्त है। यह जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसी खबरों को सुनकर निर्दोष को फंसाने वाले अफसर पार्टी करते होंगे या प्रायश्चित करते होंगे। हम एक दूसरा क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे ख़राब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे ख़राब किए, हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार ख़राब हुए, एक साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फ़ीस, ये सारे मामला। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा। हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है। सिस्टम के इन सितमों को छेड़ दीजिए आप बस। देश भर में लाखों लोग धर्म की दीवार तोड़कर रोते बिलखते आपके सामने आ जाएंगे। यह इतना बड़ा मसला है। सूरत के केस में ही हर 2 महीने पर सुनवाई होती थी। एक सुनवाई की फीस 7,000। 4 वकील थे। वकीलों को एक मुश्त राशि भी दी गई। आप हिसाब लगाएं कि 20 साल तक एक ऐसे आरोप में 127 लोगों ने किस तरह मुकदमे का खर्च उठाया होगा। इस सुनवाई के दौरान 7 लोगों की मौत भी हो गई। उन्हें तो इंसाफ ही नहीं मिला, न मिलेगा। आसिफ शेख ने 2001 में पत्रकारिता में गुजरात यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। आसिफ इस सम्मेलन में गए और प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार हो गए। आसिफ के साथ के कई पत्रकार आज गुजरात में ऊंचे मकाम पर हैं, लेकिन इस केस के कारण आसिफ फर्स्ट आने के बाद भी पत्रकार नहीं बन सके, नौकरी नहीं मिली। कभी कॉल सेंटर में काम किया तो कभी मार्केटिंग की, लाउडस्पीकर बेचा तो कभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया, कपड़े की दुकान खोली मगर नहीं चली। अब 13 साल से मिर्ची बेच रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, मास्टर डिग्री मैंने जर्नलिज्म से की है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सारे मीडिया हाउस ने नौकरी देने से मना कर दिया क्योंकि मेरे ऊपर एक टैग लगा हुआ था, मेरा केस चल रहा था सूरत में। इसलिए मैं आज पत्रकार के फील्ड में नहीं जा पाया। मेरे क्लासमेट सब आज जर्नलिस्ट हैं अच्छे मशहूर। मैं आज मिर्ची बेच रहा हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग परेशान हुए।
जो अपना करियर नहीं बना पाए, बर्बाद हुए। मेरे 38 साल की उम्र में, बड़ी उम्र में शादी हुई क्योंकि मुझे कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं एक सोचता हूँ कि अगर अब आप अपने कम्युनिटी के राइट्स के लिए नहीं बात करेंगे, लीगल वे में बात करना सीखिएगा, बात कीजिएगा, हो सकता है आपको परेशान होना पड़े, लेकिन आप भी अगर कोई तैयार नहीं होगा बात करने के लिए, सच्चाई के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाने तैयार नहीं होगा, तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। हमारा सिस्टम जिस तरह विष्णु तिवारी के लिए क्रूर है, उसी तरह आसिफ के लिए भी है। किसी को फंसाना इतना आसान हो चुका है कि फंसाने वालों को बस एक कलम चलानी होती है, फिर मीडिया उसे आतंक से जोड़कर खबर बना देता है। पुरानी खबरों की क्लिपिंग तो नहीं मिली, लेकिन आप पिछले साल इसी वक्त तबलीग जमात के कवरेज को याद कर सकते हैं क्या हुआ था। ऑटो रिक्शा चलाने वाले आसिफ सरबती सूरत में हेल्थ वर्कर के रूप में काम करते थे। सरकारी नौकरी थी। 33 साल के थे उस वक्त जब मुकदमा हुआ। अब 53 साल के हैं। इस केस के बाद निलंबित कर दिए गए और निलंबित होने के कारण 2000 रुपए महीने ही मिलते रहे, लेकिन पूरी सैलरी कभी नहीं मिली, क्योंकि नियम है। सिमी का लेबल चिपकने के कारण ऑफिस के लोग भी आसिफ से दूर हो गए। आर्थिक स्थिति खराब हुई तो आसिफ ऑटो रिक्शा चलाने लगे। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल का प्रमोशन होने वाला था 2001 में, लेकिन सूरत मामले में जेल चले गए। जोधपुर के रहने वाले प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। 2015 में रिटायर होने तक उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। प्रोफेसर अब्दुल को उन 4 मुख्य आरोपियों में रखा गया था जिन्हें 14 महीने की जेल हुई और सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी। सरकार खुद भी अपने इस मामले में आगे बढ़कर कि भाई इस मामले में किसी न किसी वजह से जो गलती हुई है और उसके अपने कंपनसेशन के लिए वो कोई कदम उठाती है, तो ये भी अपने उनके लिए एक भले की बात होगी और एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि अपने ये जो अच्छा फैसला हुआ है और भी अपने एक गलती से जिस चीज़ से आइडिया मार्केट एजुकेशन बोर्ड के लिए एक अच्छे कदम तौर पर लोगों ने शामिल हुए थे और उसको किसी तौर पर गलत एंगल से सिमी के साथ जोड़ा गया था, जो कि सही नहीं था। और उसमें पूरे भारत के अपने अच्छे अच्छे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उलमा लोग जो शरीक हुए थे, उन सबको भी अपने राहत मिलनी चाहिए। उसके लिए कोई जो भी एजेंसियां हो उसके अपने तौर पर कोई काम करे और उनके लिए इस तरह का प्लान बनाए कि लोगों ने जो इस तरह की यातनाएं और अपने पड़ताएं झेली, तरह तरह की अपने चीज़ें जो समाज के वजह से उनको अंदर वो पीड़ित होना पड़ा, तो वो सब चीज़ें उनके लिए अगर राहत के तौर पर कोई पैकेज उनको मिलता है तो मिलना चाहिए। और जो जॉब में थे उनकी जॉब के मामले जो जितने भी सारे अटके हुए हैं प्रमोशन के, एरियर्स के, उन सबको अपने जो संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको भी चाहिए कि वो सारे मामले उनके लिए जल्दी से जल्दी उनको हल करे। इसी तरह कर्नाटक के निसार की पूरी जिंदगी जेल में बीत गई। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निसार को बाइज्जत बरी किया। निसार को ट्रेन में हुए बम धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 8150 दिन जेल में रहे थे निसार। जेल से आने के बाद कहा था कि मेरे लिए तो जिंदगी खत्म हो गई। अब जो आप देख रहे हैं वो एक जिंदा लाश है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सबके लिए कैसा सिस्टम चाहते हैं। आखिर विष्णु तिवारी, चांद मोहम्मद, आसिफ शेख, निसार जैसे लोग किससे इंसाफ मांगे। भदोई जिले में जोखन तिवारी को अगवा किए जाने और मार देने के आरोप में दूधनाथ तिवारी, काशीनाथ तिवारी, वंशराज तिवारी और राम अवतार तिवारी पर हत्या का मामला दर्ज होता है। निचली अदालत से चारों को सजा होती है और इन्हें 3 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिलती है। अब पता चलता है कि जोखन तिवारी तो जिंदा हैं। दरअसल जोखन पहले भी घर आते जाते रहे थे। इस दौरान उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन जोखन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके। अब पकड़े गए हैं तो काशीनाथ तिवारी, वंशराज तिवारी, राम अवतार तिवारी और दूधनाथ तिवारी जेल में बिताए 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। पर सुन कौन रहा है? हमरे दोनों भाई जीजा के, हमें दोनों भाई के बता दें तो मार के उठाए ले गए। हम सब साहब घरे रहे, प्रशासन पहुंचा, हमें पकड़ के ले चला आए साहब। 3 साल 2 महीना साहब जेल में रहे। हाँ, ये बात अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। हाँ, साल 2 साल में घरे आवत रहें, 2 रात भर रहें, उसके बाद भाग जात रहें। भागे के बाद में दहिया भागे चांस ना पाए, बहनियाँ देख लिए। उसके बाद में अपन साहब लोग के फोन प्रशासन बुला लिए, पकड़वाई दिए साहब। सवेरे आज पकड़ाई गए साहब। इसका हमें न्याय चाहें तो साहब बर्बाद हो गए। बहुत ज्यादा तिवारी तिवारी हो गया। लेकिन आज की भी एक और घटना है।
बलिया में मुकेश तिवारी 14 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी हुए। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने कथित तौर पर दारोगा को रिश्वत देने से मना कर दिया, तो दारोगा ने किसी की हत्या में उन्हें झूठा फंसा दिया। उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई मुकेश तिवारी की। किसी को फंसाना कितना आम है, हमारी पुलिस ऐसी क्यों है? किसी को आतंक के केस में फंसा दो, किसी को जमीन के केस में फंसा दो, किसी को हत्या और बलात्कार के केस में। जोखन तो जिंदा मिल गया, लेकिन सूरत केस में 127 बेगुनाहों को बर्बाद करने वाला जोखन कौन है और इस वक्त कहां है? कल्पना कर सकते हैं। सूरत का जोखन अब कभी नहीं पकड़ा जाएगा। गोरखपुर और शाहजहांपुर से मेरा विशिष्ट बीटीसी में सिलेक्शन हुआ और मैं घर आया तो 302 के मुजरिम हमको थानाध्यक्ष असमद खां और FIR करता और ये सब मिलकर अपना फंसा दिए नामजद मुकदमे में। उसके बाद जेल में मैं 14 साल तक अपना बहुमूल्य समय देकर पूरे परिवार का धन दौलत जो भी था, आज की डेट में स्थिति एकदम दयनीय है। आज दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन ने एक बार फिर से महिला किसानों की भूमिका को रेखांकित किया। शुरू से ही इस आंदोलन में महिला किसान संगठित हैं, सक्रिय हैं और संगठन के काम में लीड कर रही हैं, मंच संभाल रही हैं। आज यहां कई राज्यों से महिलाएं आई थीं। यह तय हुआ कि जब अप्रैल में पुरुष गेहूं की कटाई के लिए गांवों में लौटेंगे तो महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। इसके लिए अभी से तैयारी हो रही है। आज हालत यह है कि मंच से सभी को बोलने के लिए समय देना मुश्किल हो गया। इतने लोग बोलना चाहते थे। हर उम्र की महिलाएं मंच से बोलना चाहती थी। इसी में एक महिला रणदेव कौर की कहानी यह है कि उनके बच्चे विलायत में काम करते हैं। रणदेव कौर अपने पोते को पड़ोसी के घर छोड़ आई हैं और किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों को साथ लाई हैं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बच्चे, बूढ़े और औरतें वापस चले जाएं, हम कैसे वापस चले जाएं? जहाँ हमारा खाना और कूड़े गुलाम होने जा रहा है। हम अपना 5 साल का पोता किसे हवाले छोड़कर इस संघर्ष में हिस्सा लेने आए हैं। इस संघर्ष को जिन्हें चिरकाले कानून रद्द नहीं होते, इस संघर्ष का हिस्सा बनते रहेंगे। हम यहाँ 3 जो काले कानून हैं और जो ऑर्डिनेंस हैं उन्हें रद्द करवाने आए हैं और हम अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं। पर जो मोदी सरकार है वो कह रही है कि ये कानून रद्द नहीं होंगे, पर हम ये जो कानून है काले इन्हें रद्द करवा के ही जाएंगे और जब तक ये संघर्ष चलेगा हम अपने भाई हैं जो किसान बुजुर्ग हैं उनके साथ खड़े रहेंगे। जब 84 में हमने मोरिंडा में प्रोटेस्ट किया था तब मैं 11 साल की थी, तब भी मैं उनके साथ संघर्ष में शामिल थी। तब जो पत्रकार थे उन पे भी सरकार ने उनके कैमरे वगैरह खोस लिए थे और उन पे भी लाठीचार्ज हुआ था। ये मेरे बचपन की घटना जो मुझे बहुत याद आती है। आज भी मैं यहाँ पे विमेंस डे पे औरतों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ आई हूँ और बहुत सारी औरतों को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। मेरा बचपन भी संघर्ष की दुनिया से ही गुजरा है और अब भी मैं संघर्ष की दुनिया में शामिल होती हूँ। हमने यहाँ पे स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाना और जो ये ऑर्डिनेंस है इनको रद्द करवाने के लिए औरतों को मैं मोटिवेट करने के लिए। किसान आंदोलन में आई कई महिला किसानों के लिए यह कोई पहला संघर्ष बिल्कुल नहीं है। वे पहले भी अलग अलग मसलों पर पंजाब में प्रदर्शन करती रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? हाँ जी, असी दाके हल्के तो आए हैं, सदमा कला पिंड तो आए हैं। जिस मोदी सरकार ने ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इस तरीके से आवाज बुलंद हो रही है, आपसे भी समझना चाहिए कहाँ से आई हैं, मकसद क्या है? जगराऊं हल्का से आए हैं, सिद्धमा कला पिंड से, डकौंदा यूनियन ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ आंदोलन में समर्थन देने के लिए। हाँ जी, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੋ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। आज आप लोगों के सम्मान का दिन है, लेकिन आप लोग का दिन हर दिन आपका दिन है। साडा दिन तो किसानों के साथ ही है। वो
खाना दिया मंगल और ये पहला वाकया है जब आप पहुंची हैं, या इससे पहले भी आई हैं? नहीं, पहले भी आए हैं, पहले भी आए हैं, 5 बारी आए हैं पहले भी। बहुत अच्छा हुआ, ऐसी आपदा कानून रद्द करा के ही जावांगे। भारत के सभी पुरुष राजनेता महिला दिवस पर खूब बधाई देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं राज्यों में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? केवल ममता बनर्जी। अब आप प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से लेकर तमाम पुरुष मुख्यमंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, क्या किसी ने भी देश की इस एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को महिला दिवस पर बधाई दी है, उन्हें टैग किया है? इससे पता चलेगा कि सभी पुरुष मुख्यमंत्रियों को इस एक महिला मुख्यमंत्री का ध्यान आया कि नहीं आया। एक समय ऐसा भी रहा जब भारत में एक साथ या थोड़े समय के अंतराल पर महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी। सुषमा स्वराज, उमा भारती, राबड़ी देवी, मायावती, आनंदीबेन पटेल, जयललिता, वसुंधरा राजे, महबूबा मुफ्ती और शीला दीक्षित। आज 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले देश राज्यों में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी। आज बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, एक में भी बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। सामने बीजेपी है और दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस। आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के बारे में किस तरह से आक्रमण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ममता की स्कूटी नंदीग्राम में गिरने वाली है, लेकिन ममता बनर्जी ने स्कूटी क्यों चलाई इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हम कर देते हैं। ममता बनर्जी ने स्कूटी इसलिए चलाई कि उन्हें दिखाना था कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, केंद्र सरकार उदासीन है, इसलिए नहीं कि ममता किसी राज्य में बनी स्कूटी का टेस्ट राइड कर रही थी। महिला दिवस के दिन कौन किस महिला को प्रतीक के तौर पर आगे रखता है, इससे भी पता चलता है कि उसकी निष्ठा इस दिवस में कितनी है और कैसी महिलाओं के प्रति है। स्मैश बोर्ड नाम के ट्विटर हैंडल ने उन महिलाओं के साथ खड़े होने को लेकर ट्वीट किया है जिन्होंने राज्य की सत्ता को चुनौती दी या राज्य की सत्ता ने उन्हें चुनौती समझकर जेल में बंद किया। इनमें पत्रकार हैं, वकील हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर लड़ने वाली लड़कियां हैं, छात्राएं हैं। 22 साल की दिशा रवि, 30 साल की निकिता जेकब, 23 साल की नवदीप कौर, 31 साल की नताशा नरवाल, 31 साल की देवांगना कालिता, 28 साल की गुलफिशा फातिमा, 27 साल की सफूरा जरगर, 30 साल की इशरत जहां, 44 साल की सदफ जफर, 19 साल की अमूल्या लियोना, 59 साल की सुधा भारद्वाज, 63 साल की शोभा सेन, 33 साल की ज्योति जगताप, 45 साल की सोनी सोरी, 24 साल की कुनी सिकाका, 20 साल की मनीषा धिंडे, 67 साल की पेट्रिशिया मुखीम, 26 साल की मसरत जहरा। इन महिलाओं को किस किस ने याद किया, पता चलता है कि वे महिलाओं की किस किस भूमिका को ज्यादा स्वीकार करते हैं, आज के दिन याद करते हैं। बाकी ब्रेक के बाद। बिहार के बेगूसराय का एक गांव खेल गांव हो गया है। इस गांव की कई लड़कियां कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल की टीम में नेशनल और स्टेट खेल रही हैं, दुनिया भर में खेल आई हैं। यह कहानी 27 साल पहले शुरू हुई थी, तब खेल को लेकर और नजरिया था, आज कुछ और है। संतोष की रिपोर्ट।
ये है बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन से महज 1.5 किलोमीटर दूर छोटे से बरौनी फ्लैग गांव में बड़ा सा यमुना भगत स्टेडियम। गांव की सैकड़ों लड़कियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का गवाह है। पहले जो लोग लड़कियों के खेलने कूदने को लेकर ताने कसते थे, अब वो इन लड़कियों की वजह से गौरव महसूस कर रहे हैं। लड़कियों ने गांव की पहचान ही बदल दी है। आज से तकरीबन 27 साल पहले गांव की लड़कियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो उनको अपने परिवार और गांव के लोगों का जमकर विरोध झेलना पड़ा। लेकिन समय बदला तो लड़कियों ने खेल में तो नाम कमाया ही, खेल के दम पर सरकारी नौकरियां भी हासिल करके सबका मुंह बंद कर दिया। फुटबॉल की नेशनल खिलाड़ी रुचि और शालिनी अपनी मंजिल पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन रुचि की 2 बहनें खेल कोटे से सरकारी नौकरियों में हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जैसे लोगों का ताना हुआ, उसके बाद जैसे रिश्तेदार सब हमेशा बोलते थे कि खेलने से क्या होता है, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए खेल। और ये भी सुनने को मिला कि हाफ पैंट पहन के फील्ड में टाइम पास करने जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग के पापा मम्मी हमेशा सपोर्ट किए हैं और भैया का भी सपोर्ट है। हम लोग चाहते हैं कि स्टेट लेवल से खेले, फिर डिस्ट्रिक्ट कंट्री का नाम रोशन करे। हम नेशनल अभी खेल चुके हैं और चाहते हैं कि अपने देश की ओर से स्वर्ण पदक जीते और अपने देश का और अपने खेल गांव बरौनी का नाम रोशन करे। पहले जो परिवार वाले बात बात में समाज का हवाला देते थे, अब काफी खुश हैं। लड़कियों की वजह से नाम मिला और घर की माली हालत भी सुधरी। पहले बरौनी की पहचान कारखानों की वजह से थी, अब इन लड़कियों की वजह से है। खास बात ये रही कि लड़कियों को आगे बढ़ने में सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला। बेगूसराय जिला में एक बरौनी फ्लैग हुआ करता था। ट्रेडिशनली जो है कि वहाँ पे महिलाओं को, बच्चों को खेलने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन इन बच्चों का वो एक प्रतिभा थी, उनका अपना एक अदम्य साहस रहा है कि उन्होंने अपने बूते बहुत सारी खेल में ऊंचाइयां हासिल की, अलग अलग खेल विधाओं में अपनी ऊंचाइयां हासिल की, जिसका नतीजा यह है कि वही बरौनी फ्लैग जो है आज बरौनी खेल गांव के रूप में जाना जाने लगा है। अब यहाँ की लड़कियाँ दूसरे प्रदेशों, शहरों और गांव के लिए मिसाल बन रही हैं। सफर संघर्षों से भरा और लंबा रहा है, लेकिन इनके जुनून के सामने किसी की ना चली। बेगूसराय से संतोष कुमार, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।